दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कभी सभी जानते हैं, इस समय ईरान और इजराइल का युद्ध तमाम तरह की चर्चाएं बटोर रहा है और दुनिया में किस तरह की जो देशों की विभिन्न देशों की राजनीति है उसको भी वह परिलक्षित कर रहा है। तो जिस तरह से ईरान और इजराइल एक दूसरे को खत्म करने पर आमादा दिखाई देते हैं इस समय, और उसी संदर्भ में डोनाल्ड ट्रंप जो उनके बातें सामने निकल के आ रही हैं, उसने दुनिया को दहशत में कहीं ना कहीं डाल रखा है। तो जिस तरह से कल उनका एक ट्वीट आता है कि तेहरान सभी को खाली कर देना चाहिए, उसने एकदम से एक नई तरह की जो क्या हो सकता है ईरान के अंदर, उसको भी कहीं ना कहीं उन्होंने प्रदर्शित किया इस ट्वीट के माध्यम से। और कनाडा के अंदर G7 समिट के में जो हो रही है उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी भाग ले रहे थे, और वो अचानक से वहां का कनाडा का दौरा बीच में छोड़कर वापस अमेरिका आ गए हैं। तो तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के कयास इस पूरी घटनाक्रम पर लग रहे हैं। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप क्यों एकदम से अचानक से कनाडा में G7 समिट छोड़कर अमेरिका निकले, और इसके पीछे क्या कारण है। और जिस तरह से ईरान इसराइल का युद्ध एक नए मुकाम पर ज्यादा दिखाई दे रहा है, दोनों देशों में मिसाइल की लगातार ऐसे एक दूसरे पर वह हमले कर रहे हैं, जिससे कि एक दूसरे को खत्म करने की उनकी एकदम से नीति और नियत दिखाई देती है। तो आखिरकार इन सब की परिणति क्या होगी, और क्या युद्ध कहां तक जाएगा, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ये आहट है या उसकी तरफ अग्रसर हो रही है धीरे धीरे। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार आज इस चर्चा में शामिल है। उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूँ। हमारे साथ हरिशंकर जोशी जी जुड़ गए हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जोशी जी, क्या लगता है आपको, दुनिया किधर जा रही है? जिस तरह से युद्ध को, मतलब जो दुनिया के बड़े राष्ट्र के जो प्रमुख हैं वह युद्ध को ऐसा मान रहे हैं कि बहुत ही आवश्यक एकदम चीज हो गई है, और वह एक दूसरे को खत्म करने पे आमादा इस समय दिखाई देते हैं। खासतौर से ईरान और इजराइल का उदाहरण सबके सामने, जीवंत उदाहरण है सबके सामने है, किस तरह से वह एक दूसरे को देशों का आक्रमण कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, आने वाले समय में यह युद्ध की विभीषिका और किस मुकाम पर जाती दिखाई देती है? आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि ये युद्ध बहुत ज्यादा दिन तक खिंच नहीं सकता। ये मजबूरी है दुनिया के लिए भी, दोनों देशों के लिए भी और खासतौर अमेरिका के लिए भी। अब बार बार ट्रंप अपना बयान बदल चुके हैं। पहले उन्होंने कहा कि इजराइल ने हमला करके गलत किया। अब वो कह रहे हैं इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है। तमाम सारी बातें हो रही हैं, लेकिन ये बात सही है कि इजराइल का व्यवहार बीते वर्षों में लोगों ने देखा है। वो एक आतंकवादी देश जैसा व्यवहार करता नजर आया। गाजा में जिस तरह से अमानवीय हरकतें की, छोटे बच्चों को, महिलाओं को, नागरिक आबादी को उसने जिस तरह से निशाना बनाया, वो पूरी दुनिया ने देखा। और मानवीय आधार पर अगर देखें तो दुनिया से जो खाद्य सामग्री, जो सहायता सामग्री गाजा भेजी जा रही थी, हताहतों के लिए भेजी जा रही थी, वो उसने नहीं जाने दी, अड़ंगे लगाए और बमबारी करता रहा। ये पूरी पूरी दुनिया ने देखा। आज भी सब लोग देख रहे हैं। एक बात समझ में नहीं आती कि ईरान पर उसने हमला इसलिए किया क्योंकि उसने आरोप लगाया कि परमाणु बम बना लिए हैं उसने, और उसे आत्मरक्षा का अधिकार है। तो एक तो ये है, क्या वो परमाणु बम नष्ट करने गया था, नष्ट कर दिए, परमाणु बम थे या नहीं थे। ये हवाई बातें करके और किसी राष्ट्र पर, किसी देश पर, किसी मुल्क पर हमला कर देना बहुत अमानवीय भी है और ये नियमों के खिलाफ भी है। अमेरिका से उसकी बातचीत चल रही थी ईरान की, और एक समझौता होना था जिसके लिए ईरान तैयार था, लेकिन उसकी कुछ शर्तें थी, और शर्तें भी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। भाई, हर आदमी कोई समझौता करेगा तो अपना पक्ष तो चाहेगा कि भाई मेरे को भी ये सिक्योरिटी मिले, मेरे नेबर कंट्रीज को भी ये सिक्योरिटी मिले। और ये कोई पूछने वाला नहीं है कि ईरान तो फिर भी समझौते से बंधा हुआ है, वो पहले टीटी में है। लेकिन इजराइल ने जो बम बनाए हैं, परमाणु हथियार बनाए हैं, जो जखीरा उसने इकट्ठा कर रखा है अपने पास, वो तो किसी की मानता ही नहीं। वो अंतरराष्ट्रीय नियमों से बाहर है। वो जो परमाणु प्रसार और प्रसार के लिए जो संधियां होती हैं, वो उसमें शामिल ही नहीं है।
वो जो चाहता है वो कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर अमेरिका का हाथ है और नाटो के मुल्कों का हाथ है। वो उसे उकसा रहे हैं, ढाल बना रहे हैं और मिडिल ईस्ट में तेल का खेल चल रहा है। ईरान के पास 17% तेल है। कुल मिलाकर खेल तेल का है। और कहाँ कुछ जा रहा है, आपको याद होगा, मैं आपको इराक और अमेरिका नाटो के जो बार हुआ था उसमें ले चलता हूँ। पूरे पश्चिमी मीडिया ने और तमाम सारे मुल्कों ने मिलके एक नैरेटिव घड़ा था कि इराक में सद्दाम हुसैन के पास जैविक हथियार है, उसके पास केमिकल रासायनिक हथियार है, केमिकल वेपन्स। तो ये जो, और वो मानवता के लिए खतरा है, वो दुनिया के लिए खतरा है। और ये सब कहते कहते उन्होंने सद्दाम हुसैन पर को घेरा और हमले शुरू कर दिए। सद्दाम हुसैन इराक को तबाह कर दिया। खेल क्या था वहां भी? खेल तेल का था। वहां भी सारी अपने निहित स्वार्थ थे। मैं इसलिए कह रहा हूं निहित स्वार्थ थे कि उसके बाद जब सद्दाम हुसैन के शासन का अंत हो गया, सद्दाम हुसैन निस्नाबूद हो गए, उनको अमानवीय तरीके से वहां पर पकड़कर जिस तरह फांसी दी गई और जो व्यवहार किया गया, वो दुनिया ने देखा। लेकिन दुनिया ने बाद में ये क्यों नहीं कहा कि भाई जैविक हथियार थे तो वो कहाँ हैं, वो रासायनिक हथियार कहाँ है? पूरा इराक छान मारा, लेकिन एक भी हथियार नहीं मिला। इसका इसका सीधा सा अर्थ है कि आपने एक नैरेटिव घड़ा और आपने अपना वहां पर एक ठिकाना बना लिया और इराक को नेस्तनाबूद कर दिया। मानवाधिकारों के आप पोषक हैं, लेकिन आपने सद्दाम हुसैन के मामले में कोई मानवाधिकार की परवाह की? या आप कभी करते हैं? या इजराइल ने मानवाधिकार की परवाह की? अब ईरान के साथ उनका पाला पड़ गया है। ईरान बहुत दिनों से खटक रहा है क्योंकि ईरान के पास 17% तेल है दुनिया का। समृद्ध देश है, कल्चर्ड लोग हैं और वहां की हुकूमत है जो वहां शासन कर रही है। उससे वहां के लोग, कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश जनता तो नाराज नहीं है। वहां चल रहा है, तालीम को बढ़ावा दिया उसने, रिसर्च को बढ़ावा दिया और एजुकेशन पर खास ख्याल दिया। साथ में अपने आत्मरक्षा के लिए भी उसने साजो सामान जो आत्मरक्षा का होता है, यानी वेपन्स, हथियार, मिसाइल हो सकते हैं, दूसरी चीजें हो सकती हैं, उसने बनाया। लेकिन अगर इजराइल को परमाणु बम रखने का अधिकार है तो फिर सभी मुल्कों को हो ना। फिर ये जो परमाणु संधियां हैं अंतरराष्ट्रीय हैं, इनका क्या अस्तित्व रह जाता है? इसे निरस्त करें या फिर इजराइल को कहें कि नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं है, तुम अकेले खड़े हो, चलाओ परमाणु। सर, जितना बड़ा देश है इजराइल और जितनी जगह और जितनी आबादी है उसकी, उसमें ईरान से वो तभी भिड़ सकता है जब अमेरिका उसके साथ, जब नाटो के देश उसके साथ हो, जब पीछे से उसको पुश मिल रहा है। अब इन्होंने सोचा ये था कि हम चुपचाप एक हमला करेंगे और इनको भारी नुकसान पहुंचाएंगे, तबाही मचाएंगे, उसके बाद ईरान डर जाएगा, ईरान खौफ में आ जाएगा, रिटेलिएट नहीं करेगा, सरेंडर कर देगा। लेकिन ईरान ने उसी रात अपना सब चाक चौबंद करके, अपने टॉप साइंटिस्ट और लीडरशिप जो उनकी थी फोर्सेस की, वो करने के बाद उसने रात में 100 मिसाइलें दाग दी, हमला कर दिया। अब उन्होंने, कहा जाता है कि उनके पास में जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम है वो अचूक है, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम को भी ईरान ने धराशायी कर दिया। और तेल अवीव की स्थिति जो है ऐसी है कि वहां की जो तस्वीरें आ रही हैं उसकी और गाजा की तस्वीरों में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा। आप कह सकते हैं कि तेल अवीव को उन्होंने गाजा बना दिया।
गाजा में तो बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन वहां भी उन्होंने जहां पर हिट हुई है मिसाइलें, वहां उन्होंने बना दी। अब ईरान के साथ एक दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। ईरान के पास कोई सरेंडर दास नहीं है। अब वो आत्मसमर्पण को तैयार नहीं है। उसने साफ कहा है कि इजराइल अगर हमले रोक दे तो हम भी हमले रोक देंगे, लेकिन हमसे कहा जाए कि तुम युद्ध विराम कर लो और इजराइल हमले करता रहे, तो ये संभव नहीं है। और ईरान की ताकत को अब लोग आकलन कर रहे हैं। ईरान के पास में ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल खल्लास देश है या उसके पास कुछ है नहीं। उसकी मिसाइलें दुनिया की तमाम बेहतरीन मिसाइलों से बेहतर मिसाइलें उसके पास हैं। और इतना बड़ा झकीरा है कि ये कहा जा रहा है कि उसे गिनने में कई दिन लग जाएंगे। अगर कोई जांच के लिए पहुंचे उनकी मिसाइलों को, कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था जाए तो ये लग जाएंगे। अभी तो उसने एक ट्रेलर दिखाया है और ये सब जानते हैं कि फिल्म बाकी है। और उस ट्रेलर का नतीजा ये है कि कई लाख लोग बंकरों में छिपे हुए बैठे हुए हैं इजराइल में। लोग रिटेलिएट करने लगे हैं, परेशान आ गए हैं और वो युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। नेतन्याहू के सामने भी संकट है। नेतन्याहू के सामने संकट ये है कि अगर ये युद्ध रुका, युद्ध विराम हुआ, तो फिर नेतन्याहू को भी वहां से पदोच्युत होना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं और अमेरिका में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन होना ये दर्शाता है कि अमेरिका में ट्रंप के लिए उतनी आसान चीजें रह नहीं गई। और वो हमेशा ट्रंप जो लड़कर इस बार आए थे, उनका एजेंडा क्या था? उनका ये था कि हम किसी के पछड़े में नहीं पड़ेंगे, हम अपने देश के विकास में और उसको ऊपर ले जाने में, उसको उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक करने में हम लगेंगे। हम किसी के युद्ध में भागीदार नहीं होंगे, किसी मुल्क के लिए किसी मुल्क से लड़ने बढ़ने नहीं जाएंगे। अब वो लोग वहां पर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं अपनी जगह, लेकिन नेतन्याहू साहब तो दुबके हुए हैं फिलहाल। और कवर अप अयातुल्ला खोमेनी भी हैं, क्योंकि जानते हैं कि अयातुल्ला खोमेनी उनके पैकेज में है, वो उनके टारगेट पर है और इनके टारगेट पर नेतन्याहू। नेतन्याहू ने कल एक और बयान दिया था, बड़ा हास्यास्पद बयान है। उसने कहा ईरान ट्रंप की हत्या कराना चाहता है। ऐसा ऐसा कहकर या तो मतलब उन्होंने एक पैसेज तैयार किया या उकसाया, जो भी किया, वो ट्रंप को अपनी तरफ अपने पाले में युद्ध में सीधे शरीक करना चाहते हैं। अगर सीधे शरीक करते हैं और अमेरिका ये गलती करता है तो फिर रूस और चाइना ईरान के पीछे खड़े हुए नजर आएंगे और ये एक विकराल रूप ले लेगा। ये बात सब समझते हैं, दुनिया समझती है कि अगर बहुत सारे देश ऐसे हैं, हालांकि पाकिस्तान ने भी कहा है कि वो ईरान की तरफ से लड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान जो है वो आतंकी पाकिस्तान, पाकिस्तान नहीं आतंकी पाकिस्तान, अमेरिका का पिट्ठू है। वो जो भी कह रहा है उस पर ईरान भी विश्वास नहीं करता। ईरान ज्यादा चालाक है, वो भी समझता है कि ये पाकिस्तान जो है जो कह रहा है वो करेगा नहीं। अब ये हमें कहीं ना कहीं बीच में फंसाना चाहता है या इधर की उधर करना चाहता है। इसके इरादे नेक नहीं है, ये प्रॉक्सी है अमेरिका। अब भारत हमेशा ईरान के साथ में अच्छे रिश्तों में रहा है, लेकिन जब से 11 साल में हमारा नेतृत्व आया, बदला है भारत में, तब से हमारी जो नीति है वो इजराइल परस्त हो गई। हमारे बहुत सारे चीजें जो हैं वो पेगासस का नाम आया था तो इजराइल का वो है, यानी कि इजराइल से भारतीयों की जासूसी हमारी सत्ता और हुकूमत कराती है और वो अमेरिका परस्त भी है। दुनिया में जब पाकिस्तान के साथ हमने युद्ध किया तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे साथ कितने मुल्क खड़े हुए थे हमारे साथ में, और कितने लोग हमें नैतिक रूप से सही ठहरा रहे थे। भारत का साथ तालिबानियों ने दिया था। इससे ज्यादा और क्या अपमानजनक बात हो सकती है?
कि तालिबानी ने कहा कि हम भारत के साथ हैं, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने चाइना की मदद से तालिबान को भी छोड़ लिया। ये सारी चीजें अपनी जगह है। अब आज का जो घटनाक्रम है वो ये है कि G7 छोड़कर बीच में ही ट्रम्प साहब भागे, अमेरिका निकले। अब कारण स्पष्ट है, अभी कारण किसी को नहीं मालूम है कि कारण क्या है, क्या वो करना चाहते हैं। और ये बात है कि वो ईरान इजराइल युद्ध के संदर्भ में ही कुछ विशेष काम से निकले हैं, ये बात कही जा रही है। तो ये अब देखना होगा कि लेकिन जोशी क्या। जी, इसमें एक बात ये कि ट्रम्प का निकलना क्या मोदी जी के लिए राहत की खबर है? क्योंकि ट्रम्प वहां रहते हैं, हो सकता है कुछ ऐसा बोल देते कि मोदी जी अनकंफर्टेबल हो जाते। तो जिस तरह से वह लगातार बयानबाजी ट्रम्प कर रहे हैं भारत को लेकर, सीज फायर को लेकर, तो ट्रम्प का निकलना क्या मोदी जी के लिए राहत की खबर है? नहीं, आज तो उन्हें गणपति बप्पा की आरती करनी चाहिए और लड्डुओं का विशेष भोग लगाना चाहिए। बाकी ट्रम्प वहां होते तो वो कहे बगैर तो मानते नहीं। वो हर मंच पर रिपीट कर रहे हैं कि उन्होंने ट्रेड को हथियार बनाकर भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, यानी उन्होंने युद्ध रुकवाया। और हमारे इस बात पर कोई खंडन मंडन भी नहीं है, पुष्टि भी नहीं है। ऐसा तो ये लगता है राहत जैसे सांप सूंघ जाता है। तो ये राहत की बात है तो मोदी जी के लिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, उनको उनका वो अगर वहां पर उनके सामने ये बात कह देते तो अंतरराष्ट्रीय पटल पर और खासतौर से भारत के भक्तों पर, उनके जो भक्त हैं, उनके जो अंध भक्त हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उन पर, उनकी छाती पर सांप लूटते। वो उससे बच गए हैं जी। तो गोदी मीडिया तो चला सकता है कि मोदी जी की डांट से ट्रम्प वहां से गायब हो गए। हाँ, नहीं नहीं, ट्रम्प गए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ट्रम्प के साथ में देखिए दिक्कतें हैं। और ये दिक्कतें ट्रम्प के सामने, एक तो वहां की जो लॉबी है, ज्यूइश लॉबी है, वो बहुत मजबूत है। उसने बड़ी मदद की है ट्रम्प की चुनावों के दौरान। तो वो चाहती है कि इजराइल का साथ दें और खुलकर दें, और इजराइल का साथ देते हैं तो फिर गड़बड़ होगी। अब बहुत सारी खबरें अनर्गल भी घूम रही हैं। जैसे कल एक खबर बहुत चल रही थी कि भारतीयों को ईरान ने देश छोड़ने के आदेश जारी कर दिए, लेकिन आधिकारिक रूप से मैंने तमाम सारी मतलब ऐसा कोई कोई सूचना नहीं है, ऐसी कोई खबर सूचना नहीं। मिली नहीं आधिकारिक तौर पर। और ये जरूर है कि भारत सरकार ने ईरान में फंसे भारतीयों, खासतौर से जो छात्र हैं, उनको निकालने के लिए कदम उठाए हैं। और बिल्कुल। वहां पर एक कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है, 24 घंटे सक्रिय है वो। और ये हमेशा तैयार ही रहता है, हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। ये भी एम्बेसी के नंबर लोगों के पास हेल्प डेस्क के होते ही हैं। तो नहीं, ठीक बात वहां है। पर ऐसे में होना चाहिए। इजराइल ईरान में जो भी लोग, भारत के लोग फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने का समुचित व्यवस्था सरकार को करनी भी चाहिए। और ये पहल भी की है उन्होंने कि कोई भी अगर आवश्यकता है, कोई इमरजेंसी कॉल है, तो उसको अटेंड करें एम्बेसी वाले। नहीं, पहल यही ये होता थोड़ी होती है। पहल तो सीधी ये होती है कि आप अपना एक हवाई जहाज भेजते और वहां पे लगा देते कि भाई हम ले जा रहे हैं। बात करते पहले कि जब तक हम अपने लोगों को नहीं निकाल रहे हैं तब तक दोनों देश सीज फायर में रहेंगे। ऐसा तो हुआ नहीं है। हेल्पलाइन नंबर दे दिए, बंकर वहां पर हैं, शेल्टर हाउसेज हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं किया है कि उन्होंने इजराइल में अपने जहाज भेज दिए, ईरान में भेज दिए, वही पहले हम अपने नागरिकों को निकालेंगे, और उनकी बात कोई सुन रहा हो या वो किसी से कहने जा रहे हो, या उन्हें चिंता होती तो वो करते, किसी ना किसी से बात करते। 1 करोड़ लोग हैं, 90 लाख से 1 करोड़ लोगों के बीच में जो ईरान और इजराइल में कार्यरत हैं। और वैसे जो हैं लोग जो बिल्कुल फंसे हुए छात्र वगैरह हैं, उनकी संख्या 6,000 से 10,000 के बीच में कुछ है, जो भी हो। तो ऐसा ऐसा तो है नहीं। और G7 से ट्रंप का वाशिंगटन लौटने का फैसला सबको हैरत में डाले हुए है, और लोग कयास लगा रहे हैं कि ये वो क्यों भागे हैं।
और ट्रंप ने कहा क्या जाते समय, उसने कहा कि मुझे बड़े काम के लिए जाना है, वापस जाना जरूरी है बड़े काम के लिए। अब बड़ा काम क्या है? बड़ा काम ये है कि वो इजराइल की तरफ, अच्छा वो इजराइल की तरफ से युद्ध में सीधा शामिल होगा। एक तो बड़ा काम ये हो सकता है, ये फैसला करना हो, लेकिन इससे व्हाइट हाउस ने इनकार किया है। दूसरा ये है कि वो सीज फायर के लिए कुछ प्रयास करेंगे, कुछ लोगों से कहेंगे, कुछ करना चाहते होंगे, इमरजेंसी मीटिंग करना चाहते होंगे कि क्या किया जाए, क्योंकि इसमें जो कपड़े फट रहे हैं वो तो नेतन्याहू के भी फट रहे हैं और ट्रंप के भी फट रहे हैं। ईरान पर क्या है, अब उन्होंने कह दिया कि तेहरान को खाली कर दिया जाए। तेहरान खाली मतलब ये चेतावनी दे दिया, तेहरान खाली कर दिया जाए। अरे ऐसे कैसे खाली कर दिया जाए? अभी तुम अपने तो बचा लो। अभी तो उसने मिसाइलों का एक ट्रेलर दिया है और उसके पास में मिसाइलों का जखीरा है, तो तबाही दोनों तरफ से होगी। और इजराइल की संख्या इतनी नहीं है, उसके पास उसकी आर्मी फोर्स भी इतनी लंबी चौड़ी नहीं है कि वो ईरान से जमीनी लड़ाई में जीत सके, ये तो असंभव है। और बाकी भी वियतनाम को नहीं जीता जा सका, अफगानिस्तान में क्या हुआ आपने देखा। तो कोई भी जंग जो है वो निर्णायक तो नहीं होती, तबाही लेकर जरूर आती। अब ये कहना कि सब ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए जल्दी कदम कोई उठाना चाहिए, ऐसी खबरें आ रही थी। लेकिन ईरान के मध्यस्थों ने बातचीत की इच्छा जताई है, बोले भाई बात कर लो, आ जाओ, चेक कर लो, देख लो कहाँ है हमारे पास हथियार। तो ईरान ऐसा नहीं है कि रिजिड होकर बैठा है कि नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं क्यों दिखाऊं तुम्हें, मैं नहीं मानता, मेरे ऊपर हमला हुआ। वो कह रहा देख लो भाई, कोई न्यूट्रल प्रतिनिधि मंडल आ जाए जिसमें तमाम देशों के, मित्र देशों के और जो मान्य हैं उनके प्रतिनिधि हो, संस्था हो, वो आके चेक कर ले। ये सब चल रहा है। अच्छा, पूरे अगर इस घटनाक्रम को देखें तो जो ईरान ने जो बौछार किया मिसाइलों की इजराइल के ऊपर, क्या क्षमताएं थी उसको कम आंक लिया अमेरिका और इजराइल ने? क्या चूक गए उसकी क्षमताओं को आंकने में? और जिस तरह से इजराइल की जासूसी संस्था जो लोग ईरान के अंदर गहरी उन्होंने घुसपैठ के रखी है, और तमाम जो निशाने सटीक बैठे इजराइल के, जो बड़े सैन्य अधिकारी हों चाहे साइंटिस्ट हों जो मारे गए ईरान के, लेकिन उसकी सैन्य क्षमताओं को आंकने में क्या क्या बड़ी चूक हो गई दोनों इजराइल से और अमेरिका से, जो जिस तरह से इजराइल ईरान ने अपनी जो मिसाइल क्षमता दिखाई है? क्या लगता है आपको? देखिए ऐसा है कि उन्हें ये था, उम्मीद रही होगी कि ईरान पर इतना जबरदस्त हमला होगा और उसके इतने टॉप लीडरशिप के लोग मारे जाएंगे तो वो दबाव में आ जाएगा और घुटनों पे खड़े होके गिड़गिड़ाएगा, सरेंडर कर देगा। मैंने कहा ना, वहां पर सरेंडर बाबू नहीं है, वहां पर वो लोग तन के खड़े हुए हैं। और सीधा सीधा सा है कि वहां पर लीडरशिप के भी स्टेप हैं, मतलब एक लीडर से वहां कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, जो वस्तु स्थिति दिखाई देती है। अब ईरान ने पहले दिन ही 100 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। क्या हुआ भाई, नुकसान कितना हुआ आप देखिए ना। ईरान की जवाबी कार्यवाही में कम नुकसान थोड़ा ही हुआ है। मैंने पहले भी कहा कि उसने गाजा बना दिया, तेल अवीव को, उसने हाइफा में हमले किए, यरूशलेम में नुकसान पहुंचाया, और हाइफा में अडानी साहब का पोर्ट भी है। अमेरिकन एम्बेसी के बराबर में आकर उनकी मिसाइल गिरी। तो ये सारी चीजें हैं। हालांकि इजराइल से खबरें ऐसा कहा जा रहा है कि सेंसर होकर आ रही हैं। वहां से अभी तक जो खबरें आई हैं वो 8 से 24 लोगों की मौत की खबर आई है, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं वहां पर। तो ये खबरें हैं, लेकिन एक भी हुआ हो तो एक भी महत्व रखता है। और इन सबके बीच में ईरान ने ये भी कह दिया है कि जो इजराइल का साथ देगा, ईरान के विरोध में खड़ा होगा, ईरान उस पर भी हमले करेगा। तो आप समझ लीजिए कि सिवाय इस जंग को रोकने के अलावा, सीज फायर कराने के अलावा और कोई चारा नहीं है, वरना ये एक बड़े
महासंग्राम की तरफ बढ़ रहा है और पूरी दुनिया इससे प्रभावित होगी, इंसानियत भी प्रभावित होगी। वैश्विक बाजारों में हलचल मची हुई है और बहुत सारे इसके जो वैश्विक प्रभाव हैं उसमें एयर स्पेसेस बंद हैं। हमारी एयर इंडिया की जो विमान है वो उनको प्रभाव पड़ा है, वो प्रभावित हुई हैं क्योंकि ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। ये सारी चीजें हैं और तेल की कीमतों में 7.5% का उछाल आया है। पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। आप सोचिए कि वो लड़ाई भले ही ईरान और इजराइल में चल रही हो, लेकिन हमारी और आपकी जेबों पर भी इसका असर पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, ये तो आप तय मानिए। जी जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत सारी आपने बात जिस तरह से पूरा विश्लेषण किया है, निश्चित रूप से काफ़ी सारे इवेंट बढ़ रहे हैं पूरे इस एपिसोड के और कार्यक्रम के अंत में आते हैं। अगर क्या लगता है जिस तरह से दुनिया में एक मतलब गुटों में बँटी नज़र आ रही है दुनिया इस समय और कुछ देश इज़राइल के साथ खड़े हुए हैं, कुछ ईरान के साथ खड़े हुए हैं। ऐसे में जो पूरा दुनिया का इक्वेशन है, उसमें क्या और तनाव पैदा हुआ? अगर समय रहते इन सब चीज़ों को सुलझा नहीं गया, इन चीज़ों का समाधान नहीं निकाला, तो क्या लगता है आपको? नहीं, पूरी देखिए दुनिया तो पहले से ही बटी हुई है खेमों में, ऐसा नहीं है। और जो है कि सबको मालूम है कि कौन सा देश अमेरिकन लॉबी के साथ जाएगा, है ना, और इजराइल के साथ जाएगा, अमेरिका के साथ जाएगा, कौन ईरान के पक्ष में खड़ा होगा। और रूस ने और चीन ने बता दिया है अपनी अपनी उन्होंने जो उनका थॉट है वो उन्होंने सामने रख दिया है। उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि मध्यस्थता के लिए वो तैयार हैं, लेकिन गलत है इजराइल का हमला करना, ये तो सभी कह रहे हैं जो अमेरिकन पिट्ठू नहीं है। जी जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने और तमाम तरह के घटनाक्रम सामने जो दुनिया की राजनीति के अंदर आ रहे हैं, दुनिया जिस तरह से आपस में संघर्ष करती नज़र आ रही है, उसने निश्चित रूप से तनाव बढ़ा दिया है और आने वाले समय में घटनाक्रम किस दिशा में जाएगा, ये तो कुछ समय बाद पता चलेगा। और जैसे जोशी आपने कहा है कि दुनिया में शांति ज़रूर चाहिए और इसमें शांति के नायकों की भी दुनिया में कमी महसूस की जा रही है। इन्हीं शब्दों से आज चर्चा को विराम भी देते हैं और जिस तरह से आपने पूरे विषय को परिभाषित किया, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी और मैं आपका भी बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों में समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आपसे का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।